हेलो फ्रेंड्स, सही पकड़ें। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 के सारे क्वेश्चन आज डिस्कस होंगे। एनसीईआरटी के सारी एक्सरसाइज है वो पूरी तरह से डिस्कस करी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम हैव अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि टाइम के साथ साथ जो हमारी क्लासिफिकेशन के सिस्टम के जो रूल्स थे वो भी बदलते गए, ऐसा क्यों, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम इज ए प्रोसीजर विच इज यूज टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म। तो जो क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है ये भाई क्या है, एनिमल्स को, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसको क्लासिफाई करना, कि भाई पहले आइडेंटिफाई करो फिर उसे क्लासिफाई कर दो और फिर उसके बाद उसमें एफिनिटी वगैरह देख लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दादाजी आए जिनका नाम था एरिस्टोटल। उन्होंने क्लासिफाई कर दिया ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को चेक करके कि भाई ये प्लांट्स हैं और ये एनिमल्स हैं। भाई की आंखें बहुत तेज थी इसलिए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही देखकर उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया। और फर्दर उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दी कि भाई प्लांट्स के अंदर ट्री हैं, सर्व हैं और हर्ब्स हैं, इनको इंक्लूड कर लो। और एनिमल के अंदर जिनके पास ब्लड है उनको अलग रख दो और जिनके पास ब्लड नहीं है उनको अलग रख दीजिए। बट हमारे दादाजी फेल हो गए क्लासिफाई द नॉन ऑर्गेनिज्म, उन्हीं को क्लासिफाई नहीं कर पा रहे थे भाई। तो ठीक है, इस तरीके से ये फेल हो गया। उसके बाद 18th सेंचुरी स्टार्ट हो गई और आ गए भाई क्रोलस लीनियस, चाचा जी आ गए। क्रोलस लीनियस थे, उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिनमें उन्होंने एक में रखा प्लांट किंगडम और दूसरे में रखा एनिमल किंगडम। बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, लंबे समय तक चलता रहा इसका दौर। बट चच्चा क्रोलस लीनियस भी फेल हो गए क्लासिफाई करने में कि भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखें और मल्टीसेलुलर को कहाँ रखें, यूकारियोट को कहाँ रखें और प्रोकारियोट्स को कहाँ रखें। देयरफॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कुड नॉट बी क्लासिफाई अंडर द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती रही हमें बार बार। कभी एरिस्टोटल ने हमें बताया कि इस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, फिर हमारे क्रोलस लीनियस जी आए, उन्होंने अपना अपना दोहराया। अब देखते हैं एक और थोड़ा इंटेलिजेंट चच्चा जी आ गए हैं जिसका नाम है एर्नेस्ट हक्कल। इन 1960 में क्या हुआ कि 1960 में क्या करा, इन्होंने एक प्रपोज करा कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ठीक है, इन्होंने क्या यूज किया कि भाई इन्होंने कहा कि चलो मैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं। एक प्रोटिस्टा इन्होंने एक और किंगडम ऐड कर दिया जिसमें कहा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा के अंदर रख दीजिए। अब इस दद्दा को कौन बताएगा बेटा कि कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो बेटा यूनिसेलुलर होते हैं। तो प्लांट और एनिमल को तो क्लासिफाई ऐसे ही करा कि इसमें मल्टी सेलुलर को रख देते हैं। तो ये भी बेचारे कंफ्यूज हो गए, इसको भी फिर जाना पड़ा। अब आगे कॉपलैंड, ये थोड़े और चालाक निकले। इन्होंने कहा चलो ना भाई अपन क्या करते हैं, मोनेरा के अंदर सिंगल सेल प्रोकारियोट्स को रख लेते हैं और प्रोटिस्टा के अंदर सिंगल सेल यूकारियोट को रख लेते हैं। ठीक है, बहुत तेज निकला दिमाग। और प्लांट और एनिमल में मल्टी सेलुलर को रख लेंगे। ये काफी हद तक सही चले गए थे। बट सबको पता है ना भाई, लास्ट में आता है कौन, आर.एच. विटेकर आता है भाई, अपना पंजा लेकर आता है। पंजा मीन्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें रखा किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। और इन्होंने क्लासिफाई कर दिया सारे एनिमल्स को, प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने देखी। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड हुआ। 5 जो किंगडम क्लासिफिकेशन थी, 5 क्लास किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये भाई जो थे आर.एच. विटेकर थे, बहुत तेज थे। इन्होंने क्या कहा, मोनेरा में इन्होंने प्रोकारियोट्स को रख दिया, सिंगल सेलुलर प्रोकारियोट्स को रखा। और प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकारियोट को रख दिया। फंजाई के अंदर मल्टीसेलुलर यूकारियोट रखे और प्लांटी के अंदर मल्टीसेलुलर प्रोड्यूसर रखे। जो प्रोड्यूसर मतलब जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। एनिमल के अंदर इन्होंने मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स को रख दिया, जो कंज्यूम करते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन को बेस्ट बनाया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को थोड़ा ज़्यादा फोकस किया इन्होंने। इसीलिए पीएमटी जो भी एग्जाम होता है तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर कुछ ज़्यादा ही फोकस करते हैं वो। अब पहला ये होता है कि इन्होंने क्या यूज किया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। इन्होंने बताया कि भाई ये प्रोकारियोट हैं, ये यूकारियोट हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये यूनिसेलुलर है, ये मल्टीसेलुलर है। ठीक है, इनको भी इन्होंने क्लासिफाई कर दिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी इन्होंने अपने माइंड में रखा कि बेटा ऑटोट्रॉफ्स को अलग रखना है, हेटेरोट्रॉफ्स को अलग रखना है। इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल को भी दिमाग में रखा, प्रोड्यूसर को अलग, कंज्यूमर को अलग और डिकम्पोजर्स को अलग रख दो। इसीलिए इन्होंने फंगाई उसको भी
अलग बना लिया, ठीक है। अब आता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होती है, हाउ वन कैटेगरी ओरिजिनेट फ्रॉम अदर कैटेगरी, इसी का रिलेशन कहलाता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। होप यू अंडरस्टैंड फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट द टू इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस यूज ऑफ हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया। बेटा आपने पढ़ा तो हुई होगा कि मोनेरा के अंदर हेट्रोट्रोफ बैक्टीरिया आते हैं और आर्के बैक्टीरिया आ जाते हैं। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं विच आर सर्वाइव बाय ड्राइविंग देयर एनर्जी फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर और अदर थिंग्स से अपना न्यूट्रिशन ऑप्ट करते हैं। हेट्रोट्रोफ है ना भाई, अपना खाना खुद नहीं बनाते, डिपेंड होते हैं अदर चीजों पे। जैसे कि एग्जांपल लिए कौन है, लैक्टोबैसिलस। अब इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बताएं हम आपको। लैक्टोबैसिलस होता है बेटा जो डेली सुबह सुबह दही खाते हो ना आप, वो दही लैक्टोबैसिलस ही बनाता है, एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करा देता है। और मिल्क होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये सूडोमोनास होता है बेटा, ये डिकम्पोजर होता है और इसलिए जो सोइल की ह्यूमस फॉर्मेशन कर देता है और वो हेल्प करती है फार्मर की क्रॉप का प्रोडक्शन करने में। क्यों भाई, क्योंकि जो चीज़ पड़ी हुई है उसको गला सड़ा दे रहा है, उसका जितना भी मिनरल वगैरह उसको बाहर निकाल देता है। अब आते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन बेसिलस आर यूज फॉर द एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। स्ट्रेप्टोमाइसिन बेसिलस दो टाइप की और बैक्टीरिया हैं जो आते हैं हेट्रोट्रॉप्स के अंदर ही आते हैं, इनका यूज करा जाता है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे आपने नाम सुना ही होगा एंटी फंगल, ये एंटीबायोटिक है, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक है, एंटी वायरल एंटीबायोटिक्स है। दिस टाइप एंटीबायोटिक विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ द हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं, उनसे बनाई जाती हैं। आपने ये नाम भी सुना होगा कि जब हम सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि जो नदियाँ वगैरह होती हैं उनका गंदगी को निकाला जाता है, यमुना नदी को निकाला जा रहा है, ठीक है, गंगा नदी को साफ करा जा रहा है, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, मिथाइलोसीला यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सेवेज में भी अपने हेट्रोट्रोप बैक्टीरिया का यूज करते हैं। इस तरीके से आपने ये हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया की क्या देख ली, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देख ली, किस तरीके से कर्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, डिकम्पोजर की तरह भी काम करते हैं, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। अब बात चलती है आर्के बैक्टीरिया। नाम सुनते ही लगता है कि ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कहां पर रहते हैं, हार्श कंडीशन यानी कि हॉस्टाइल कंडीशन, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर पानी उबल रहा है बट उसके अंदर आर्के बैक्टीरिया अपने मजे कर रहा है। द ऑर्गेनिज्म एंजाइम वर्क एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा भाई, कोई भी एनिमल है मोस्टली हम क्या देखते हैं कि जो एंजाइम होते हैं एक 37 डिग्री 38 डिग्री सेल्सियस पर अच्छे से काम करते हैं, जैसे जैसे हाई टेम्परेचर पर जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट यहाँ पे देखने को मिलता है कि आर्के बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है जो इसकी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम होंगे वो सर्वाइव करते हैं एक हाई टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर से ऊपर जाने पर भी। तो ये सारी प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बन गई। तो बायोटेक्नोलॉजी वालों ने क्या करा भाई, पीसीआर मशीन बनाई और पीसीआर में जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम होता है, थर्मोस्टेबल साइकिल, सुना है नाम, सुना नहीं सुना है कभी, वो क्या करता है, उसके लिए हमने क्या करा, टेक पॉलीमरेज एंजाइम निकाला, कहां से, आर्के बैक्टीरिया का ही होता है। और एक आपने नाम सुना होगा मिथेनोजेंस, मेनली इन्वॉल्व होते हैं बायोगैस फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है, जो बायोगैस बनाई जाती है, गैसेस बनाई जाती हैं जितना भी, तो वो मिथेनोजेंस बनाए जाते हैं। ये गट में भी मिलते हैं, कहाँ, जो ये होता है ना गाय भैंस वगैरह होती हैं, इनके गट में भी मिल जाते हैं आपको, मिथेनोजेंस होते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया की। अब मूव करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल ऑफ डाइटम्स, बाय लड्डू क्वेश्चन आ गया। जैसे कि सेल वॉल ज्यादा करके लोगों की सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है, बट यहां पर सेल वॉल होती है डाइटम्स की कुछ यूनिक हो जाती है। क्यों हो जाती है यूनिक, क्योंकि इसकी सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट होता है, और जब सिलिका प्रेजेंट है तो भाई इसको नाम दे दिया हमने क्या, फ्रस्टूला। ये फ्रस्ट्रेटेड हो गया, इसने नाम रख लिया अपना अलग से, फ्रस्टूला। जैसे मान लो ये एक सेल है, सेल के ऊपर रेड कलर का मैंने बताया है कि ये एक सिलिका है, इसी को नाम दिया गया फ्रस्टूला, फ्रस्ट्रेटेड हो गया फ्रस्टूला, याद रखने के लिए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड आउट द व्हाट डू यू टर्म अलगी ब्लूम और रेड टाइड, इनकी सिग्निफिकेंस बता दियो। दो टर्म बहुत ज्यादा फेमस हैं, अलगा ब्लूम, यानी कि अलगी क्या करा देती है, ब्लूम करा देती है, और रेड क्या करा देता है, टाइड्स करा देता है, ठीक है। तो समझने के लिए इतना ही काफी है कि अलगी ब्लूम मींस होता है इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ अलगी। जब अलगी की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो वाटर में क्या होने लगेगा भाई, डिक्रीज द, क्या डिक्रीज होगा भाई, ऑक्सीजन की मात्रा डिक्रीज होने लग जाएगी,
और जब ऑक्सीजन की डिक्रीज हो जाएगी मात्रा तो वहां पे क्या होने लगेगा, वाटर का डिस्कलरेशन हो जाएगा और जितने भी वहां पे एक्वेटिक एनिमल है उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना भाई, और फिशेस की तो डेथ भी होने लग जाती है। मोस्टली जो ब्लू ग्रीन अलगी होती है इसको हम क्या नाम से जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया। नाम सुना आपने, वो साइनोबैक्टीरिया होता है। अब इसने ग्रोथ क्यों करी भाई, इसका इनरिचमेंट ऐसा क्या हुआ कि इसने अलग अलग ब्लूम करके रख दिया? बेटा इसकी ग्रोथ इसलिए हुई क्योंकि वहां पर जो नालियों वगैरह से पानी आ रहा था वो इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट था, ठीक, उसमें नाइट्रेट वगैरह की काफी सारी मात्रा ज्यादा थी। दैट्स वाई जब फूड ज्यादा मिलेगा तो खाना ज्यादा मिलेगा तो भाई ग्रोथ तो करेगा ही ना, इसीलिए अलगी क्या कर लेती है, अलगी ब्लूम बना देती है, ठीक है। और इस वजह से सारी जो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की डिमांड होती है, बीओडी कहते हैं जो बेटा, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और डिजोल्व ऑक्सीजन होती है जो, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दैट्स व्हाई द दोज एनिमल विच आर लिविंग इन द एक्वेटिक दे आर ट्राई टू सर्वाइव बट द ड्यू टू लैक ऑफ द ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगी, उनकी डेथ होने लग जाएगी। तो ये होता है अलगल ब्लूम, याद रखने के लिए सही है। अलगी ब्लूम का तरीका फंडा क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं रेड टाइड्स क्या होते हैं। रेड टाइड कोज बाय द डायनोफ्लैजेलेट। इंपॉर्टेंट बात, कौन कराता है भाई रेड टाइड? डायनोफ्लैजेलेट कराता है ना भाई। इसका नाम क्या है, गोनियोलेक्स, ठीक है, क्या है, गोनियोलेक्स है। दैट मल्टीप्लाई करता है, रैपिडली करता है, अपने नंबर को क्या करता है, बहुत तेजी के साथ इंक्रीज करता है। और जो इसके पास बॉडी पे जो पिगमेंट होते हैं वो रेड पिगमेंट होते हैं, इसीलिए सी का जो वाटर का कलर होने लग जाता है वो रेडिश नजर आने लग जाता है, क्योंकि इसका नंबर क्या हो रहा है, गोनियोलेक्स का, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। गोनियोलेक्स आल्सो सेक्रेट करता है एक टॉक्सिन जिसे कहा जाता है सेक्सी टॉक्सिन, ठीक है, और ये क्या करता है, फिशिस वगैरह होता है उसको किल कर डालता है। होप यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 5। हाउ आर विरोइड डिफरेंट फ्रॉम द वायरस, यानी कि विरोइड हैं वो किस तरीके से वायरस से डिफरेंस है। भाई वायरस अलग टर्म है, विरोइड अलग टर्म है, तो देखते हैं। विरोइड्स आर द स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट हैं, भाई इन्फेक्शियस एजेंट हैं, सही बात है, विद सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विदाउट, याद रखना बेटा, यहां से पकड़ लिया क्वेश्चन, विदाउट प्रोटीन कोट। इनके ऊपर प्रोटीन कोट नहीं होती है, इन्फेक्शियस एजेंट तो हैं बट इनके पास प्रोटीन कोट नहीं होती। और जो विरोइड का साइज होता है बेटा वो भी स्मॉल होता है वायरस से। और विरोइड इन्फेक्ट करते हैं ओनली किसको, प्लांट्स को देखने को मिला। ऐसा लगा किसी इंसान को विरोइड ने इन्फेक्ट किया, नहीं भाई, वायरस नाम से सुनने में आता है, वायरस है जो आइदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या फिर, और इतनी इंपॉर्टेंट बात हम बताते हैं, बाउंड विद द प्रोटीन कोट, और इसके ऊपर एक प्रोटीन कोट की लेयर जरूरी होगी, अदरवाइज वो वायरस नहीं होगा। वायरस साइज होता है वो बिगर होता है देन द विरोइड, और वायरस कैन इन्फेक्ट कर सकता है प्लांट को भी, एनिमल को भी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपने देखा होगा बैक्टीरिया वगैरह को भी। बैक्टीरियोफेज जो नाम वायरस है वो भी क्या करता है, इकोलाई को इन्फेक्ट कर देता है। इस तरीके से ये विरोइड और वायरस के बारे में भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात। डिस्क्राइब द ब्रीफली द 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजन। 4 ग्रुप दे रखे हैं प्रोटोजन के। नंबर 1 होता है कि भाई कौन कौन से 4 ग्रुप होते हैं। अरे नाम तो अपन ने सुना ही है ना भाई, मस्टिगोफोरा, सार्कोडीना और स्पोरोजोआ और सिलियोफोरा, जिसे हम सिलिएटा भी बोलते हैं। By on the basis of structure and the locomotion, we divide the protozoan into the 4 classes. One is the Mastigophora, another one is the Sarcodina, third one is the Sporozoa, and fourth one is the Ciliophora. और प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, सिंगल सेल यूकारियोट होते हैं भाई। अब बात मस्टिगोफोरा की आती है तो मस्टिगोफोरा क्या होते हैं, ये फ्लेजलेट होते हैं भाई। इनके पास क्या होता है, फ्लेजला, नाम से ही पता चलता है ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके पास फ्लेजला है, युग्लिना। युग्लिना देखा ने कभी, युग्लिना के पास क्या होता है, फ्लेजला होता है, 2 फ्लेजला होते हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट होता है। दे आर द पैरासाइटिक होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइट होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं, अपना खाना खुद भी बना सकते हैं और दूसरों पर डिपेंड भी होते हैं जब लाइट एब्सेंट हो जाती है। मान लो सार्कोडीना की बात कर रहे हैं जिन्हें हम एमीबोइड के नाम से भी जानते हैं। दे लिव इन द फ्रेश वाटर में रहते हैं, जैसे कि सी हो चाहे मॉइस्ट सोइल हो, उधर पाया जाता है अमीबा, ठीक है। बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन करता है, अपना नंबर इंक्रीज करता है। स्पोरोजोआ क्या होते हैं, दे आर द एंडोपैरासाइटिक होते हैं। एंडोपैरासाइट मतलब 2 टाइप के पैरासाइट होते हैं, एक्जोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। अगर नहीं पता है तो वहाँ पे शॉर्ट वीडियो के ऊपर मेरे यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मैं शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ, वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने एक्जो और एंडोपैरासाइट के बारे में बात करी हुई है। प्लाज्मोडियम होता है एग्जाम्पल के लिए, ये कराता है मलेरिया, आता है स्पोरोजोआ के अंडर, ठीक है। अब बात आती है सिलियोफोरा क्या होते हैं। सिलिएटा के नाम से जाना जाता है, दे आर एक्वेटिक होते हैं और मूव करते हैं, यानी कि मूवमेंट करते हैं एक्टिवली। एक्टिवली का मतलब होता है बेटा कि ये अपनी बॉडी से एनर्जी देने के बाद ही मूव कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, 1000 नंबर ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं ना भाई। आपने एग्जांपल के लिए क्या ले लिया, पैरामीशियम देखा कभी किसी ने, तो ये क्या है, पैरामीशियम है। क्या बेटा, ये पैरामीशियम है। पैरामीशियम है तो इसकी वजह से इसको हमने पैरामीशियम नाम दे दिया।
अब आपको ये बात समझ में आ ही गई होगी कि पूरी तरह से जो फर्स्ट लेक्चर था उसका पहला ये पार्ट हो गया है, ठीक है। बाकी लेक्चर सेकंड है वो ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा अगर हम बनाते हैं तो उसके ऊपर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पार्ट भी इसका आने वाला है, ठीक, अपलोडेड है, आप वहां से जाकर इसका पार्ट भी देख लेंगे, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा है लेक्चर तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और ये अगर कुछ और कमेंट वगैरह करनी है तो वो भी करिए भाई, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और ऐसे ही आपके लिए एनसीईआरटी की प्रॉब्लमों को सॉल्व करते रहें, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।